हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती नेट 18 पर। दोस्तों, आज मैं आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 16 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। और दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा सोल्यूशन आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। दोस्तों, मैं हर एक सेट में स्थानीय मान बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक आप स्थानीय मान से अच्छे खासे परिचित हो गए। तो चलिए दोस्तों, आपको पता क्या करना है, 5 और 6 का स्थानीय मान देखा ना, तो आपको दिखना चाहिए 5 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा और उसका मल्टीप्लाई करना है। देखना स्थानीय मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, 70,560 लिखा है, ठीक है। इसमें 5 का स्थानीय मान के सामने जिस किसी का आप स्थानीय मान निकाल रहा हो ना वो सेम रख दीजिए और देखना कितने डिजिट हैं राइट हैंड साइड में, 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो चिपका दीजिए, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। अब क्या करा कि 6 के स्थानीय मान बताइए, 6 के सामने 6 लिखिए, राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं 1, तो 1 जीरो चिपका दिए। अब आपको करना क्या है, इसी का मल्टीप्लाई करना है। ये दोस्तों ओरली आना चाहिए, ओरली देखोगे आपने जैसे ही सवाल पढ़ा ना तो आपको आंसर तुरंत मिल जाना चाहिए कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 500 और 60 का गुणा करोगे ना तो 1 2 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 5 छक्का 30 मतलब 1 जीरो और आएगी। देखो ऑप्शन में कहाँ 4 जीरो दे रखे हैं, 3 जीरो पहले और 1 जीरो ये, 4 जीरो देखो ऑप्शन में कहाँ दे रखे हैं, ये दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, पता इसको मैंने जैसे पढ़ा और पता मैंने 2 ऑप्शन तो तुरंत ही गलत कर दिए, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा ध्यान और दिया ना तो ये 3 ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो कि चौथा ऑप्शन की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये आप भी कर सकते हो, पता कैसे, देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन जो दी गई है उसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, क्या 10 दहाई हाईएस्ट है, क्या 11 सैकड़ा हाईएस्ट है, क्या 12 इकाई हाईएस्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 सैकड़ा हाईएस्ट होगा, नंबर सबसे ज़्यादा नंबर क्या होगा 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा का मतलब मैंने आपको बताया कभी भी सैकड़ा की बात करें तो गुणा 100 का करिए, ठीक है। कभी भी दहाई की बात करेंगे तो गुणा 10 का करना, कभी भी इकाई की बात करेंगे तो गुणा 1 का करना। 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10 कितना हुआ 100, ये तो हो गया, ये अपने आप ओरली देखना है। 11 सैकड़ा का मतलब क्या हो गया 11 गुणे 100 मतलब 1100, ठीक है। 12 इकाई का मतलब क्या हो गया 12 गुणे 1 मतलब 12। आप मुझे बताओ 1100 में जब कुछ जोड़ोगे कितना जोड़ रहे हो, 10 दहाई मतलब 100 जोड़ रहे हो, 112 जोड़ो, तो 1100 में जब 112 जोड़ोगे मान लो तो क्या संख्या वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में पहुंच जाएगी, समझ रहे। ये देखो बी और सी ऑप्शन तो तुरंत ही गलत हो जाएंगे। आप मुझे बताओ जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी के नियरेस्ट कुछ नंबर जोड़ रहे हैं तो कुछ नंबर 1100 मतलब 1000 से 2000 के बीच में ही तो आने वाला है। आप जोड़ कितना रहे 100 और 12 ही जोड़ रहे, 112 जोड़ रहे, समझ के बात को। आप मुझे बताओ 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो गए। आप देखना, अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे 10 दहाई में कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, 11 सैकड़ा में 2 जीरो से आएंगे, ठीक है। और देखो 12 इकाई मतलब 12। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट किस पे डिपेंड करती है कि लास्ट डिजिट देख लो 0 0 और 2 जब जोड़ोगे तो लास्ट कौन डिपेंड करेगा 12 इकाई डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो 12 इकाई की जो लास्ट डिजिट होगी वो सारे नंबर की लास्ट डिजिट होगी, तो सारे नंबर की लास्ट डिजिट होगी, इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा, 2 लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। मुझे जोड़ना नहीं है दोस्तों, मुझे सिर्फ ये देखना है कौन सा नंबर हाईएस्ट दे रखा है। हाईएस्ट मतलब 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा मतलब 1100 हो गया, 1100 हो गया मतलब 1100 से कुछ ज़्यादा और आएगा। क्या वो संख्या लाख में पहुंच जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लाख में पहुंच जाएगी। आप जोड़ कितना रहे 100 और 12 जोड़ रहे हो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, 2 ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएंगे। और आपको देखना है कि लास्ट डिजिट क्या किस पे डिपेंड करेगी। 10 दहाई में 1 जीरो तो आना ही आना है, 12 इकाई में 12 मतलब 2 आना है, 11 सैकड़े में 1 जीरो तो आना ही आना है। इसका मतलब ये है कि जो भी लास्ट डिजिट होगी वो 12 इकाई की लास्ट डिजिट पर ही डिपेंड करेगी दोस्तों। मुझे लगता है कि अब ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कितना। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से
8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आप पता क्या करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। ये कैसे होंगे अभी बता रहा हूँ, और थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे ना तो आपके सामने बिल्कुल भी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ गए? अब बताओ, तीन ऑप्शन अगर गलत हो गए तो ऑप्शन ए की सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिना किसी के सॉल्व किए हुए दोस्तों। पता कैसे, मैंने कैसे किया, ये आप भी कर सकते हो। देखना ध्यान से। आप मुझे बताओ 8:18 AM पर चली और 10:28 PM पे पहुंची। आप मुझे बताओ 8:18 पे जब चलेगी और कितने पहुंची, 10:28 PM पर पहुंची, और रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। आप मुझे बताओ जो भी समय लगेगा, यहाँ से चली है, पी पे चली है और क्यू तक पहुंची है। यहाँ कितने बजे पहुंची है, 10:28 पे पहुंची है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका पूछ रहा है कि इसके बीच में कितना समय लगा। ठीक है, आप मुझे बताओ इसके बीच का समय कौन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन। आप मुझे बताओ कि इस समय में मुझे क्या जोड़ें कि मुझे 10:28 मिल जाए। आप देखना, अगर मैं मिनट को देखूं तो 18 और 46 कितना होता है, लास्ट में कितना दे रहा, 8 6 14 की 4, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 8 चाहिए, 10:28 बनना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी बिल्कुल ही गलत हो गए। समझ गए बात को? अब देखो 13 घंटा 10 मिनट पता कितना होगा। अब अगर मुझे 8:18 में 13 10 अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 10:28 मिलना चाहिए। अब देखना 8 की 8, 1 1 2 28 और 13 8 कितना हुआ, 21 28, और 21 28 का मतलब समझते हो, 12 9 21 मतलब 9 28। अगर मुझे 13 घंटा 10 मिनट लेना पड़ेगा तो मुझे 9:28 बजाएगी, और मुझे चाहिए कितना, 10:28 चाहिए। 10:28 चाहिए तो इसका मतलब ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश की होगी दोस्तों। अगर अलग तरीके से समझे हो, अलग तरीके से लगाए हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा शार्प गुणज 18 और 45 का सबसे बड़ा शार्प गुणनखंड बराबर है। सबसे छोटा शार्प गुणज मतलब समझे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। सबसे बड़ा शार्प गुणनखंड का मतलब समझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे, मतलब एचसीएफ और एलसीएम। उम्मीद करता हूं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। और आपको निकालना क्या है पता कितना, 36 और 60 का एलसीएम निकालना है, और 18 और 45 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसको मुझे भाग करना है। ओरली आ सकता है दोस्तों। 36 और 60 का एलसीएम कितना होता है समझे, 60 का पारा पढ़ो, सबसे ज़्यादा 60 है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 120 36 से काट रहा, नहीं 60 दिया 180, 180 36 से काट रहा, 36 पंचे 180। इसका एलसीएम कितना हो गया 180। और देखना इसका एचसीएफ कितना होगा। आप मुझे बताओ 18 और 45 9 से कट रहा है, ये आपको दिखना चाहिए दोस्तों। 9 दूनी 18, 9 अपना 45, आगे जाएगा नहीं। मतलब इसका एचसीएफ कितना हुआ 9 और इसका एलसीएम कितना हुआ 180। 180 में जब भाग करोगे 9 का तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। 9 दूनी 18 मतलब 180, तो ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी सी और डी खेल गए दोस्तों। ये सब आपको दोस्तों ओरली करना चाहिए, मात्र 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। देखिए अगर ना आता हो मैं करके बता दे रहा हूँ। 36 और 60 का एलसीएम देखना, 36 और 60 मुझे 6 दिख रहा ना, मैं पहले 6 ले लेता हूँ। 6 रंग 36 10, इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब मुझे क्या दिख रहा, 2 दिख रहा, 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 3 5 दिख रहा, 5 3 15, दूनी 30 और छक्का 180, ये हुआ। ठीक है, और 18 और 45 का एलसीएम देखना, 18 और 45 का एलसीएम मुझे साफ साफ दिख रहा है 9 ही होगा। 9 दूनी 18, 9 अपना 45, आगे कोई कॉमन है नहीं, इसका मतलब 9। आप देखना ध्यान से, आपको बताना क्या है कि 180 में जब भाग 9 का करोगे तो कितना आएगा। बच्चों वाले सवाल हैं दोस्तों, ऑप्शन कितना आ जाएगा, एक के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी पिज्जा वाह का 1/4 भाग रेणु जी ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। बहुत नाइंसाफी है यार।
और क्या कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। आप मुझे बताओ, रेनू जी ने कितना खा लिया, कितना, 1/4 खा लिया। आप मुझे बताओ शेष पूरा पिज्जा कितना होता है, 1 होता है, टोटल 1। इसका कितना खा लिया, 1/4 खा लिया, 1/4 खा लिया। तो ये आपको मेंटली आना चाहिए। तो 1 - 1/4 करोगे कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। ये आपको ओरली दिमाग में करना चाहिए। 1/4 अगर मैंने खा लिया तो मुझे कितना बचा, 3/4। ठीक है, 3/4 पिज्जा बचा। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। 3/4 को कितने बच्चों में बांट दिया, 12 बच्चों में बांट दिया। ठीक है, अब बता रहा कि इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा कितना मिला। आंसर आ गया मुझे, कितना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे, 3/4 का भाग करोगे 12 में, तो इस किसी के नीचे 1 ना हो तो मान लीजिए, आपको ये पता है कि पास पास का गुणा होता है और दूर दूर का गुणा होता है। तो समझा, कितना आएगा, 3 × 1 तो खत्म ही करो, 4 × 12। आप मुझे बताओ, 3 से काटोगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12 मतलब 1 बचे, 4 × 4 कितना हुआ, 1/16। ये सब दोस्तों आपको मेंटली आना चाहिए। तो ऑप्शन ए के अलावा कुछ सही नहीं हो सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि गुणनफल 3001 × 101 में से क्या घटाया जाए कि जिससे कि 3,311 प्राप्त हो। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको 3001 × 101 करना है और जो भी गुणनफल आए उसमें हमें ऑप्शन पे नज़र देखना है। ऑप्शन में जब जो भी ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनको घटा के देखना है। अगर घटाने के बाद में मुझे 3,311 प्राप्त हो रहा है ना, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं गुणा हम कैसे करते हैं दोस्तों। देखना, 3001 × 101 का गुणा ना मेंटली करना दोस्तों। मेंटली कैसे करना, आप मुझे बताओ। 101 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए। 3001 × 101 को मैं 100 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब 3001 में जब 100 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 0 चपक जाएंगे। ठीक है, 3001 + गुणा 1 का करोगे कितना आएगा, 3001 आएगा। ठीक है, अब देखना लास्ट डिजिट क्या है, 1 0 1 3 0 3। ठीक है, 3,03,101 आ रहा हमारा। देखना 3,03,101। आप मुझे बताओ ऑप्शन में ऑप्शन में जाइए। आप ऑप्शन देखना किस नंबर को घटाएंगे कि मुझे ये प्राप्त होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ लास्ट में क्या, 1 यहाँ 1 है, इसका मतलब पहले ऑप्शन देख ले रहे, 2790। 2790 जैसे मैंने देखा, आप मुझे बताओ ये तो ऐसे ही आएगा। अब यहाँ 0 है, हासिल लोगे कितना होगा, 10, 10 में से 9 गया, 1 दे रहा। ठीक है, अब देखना यहाँ कितना है, 9। यहाँ जब 1 चला जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 10, 10 में से 7 गया, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 2 गया, 0, यहाँ 0, यहाँ 3। तो मुझे 3,03,11 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए के अलावा कुछ सही नहीं हो सकता दोस्तों। अगर ऑप्शन ए गलत होता तो ऑप्शन बी की ओर बढ़ते। इस प्रकार से करोगे ना तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार कर चुके होंगे, तो चलिए करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ना जो मैंने पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल सेम आया था। पता क्या, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। जहाँ तक मुझे आंसर याद है ना, उसका आंसर क्या था, 15 दिन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। आप मुझे बताओ 6 घंटे दे रखे, इसको पहले मिनट में करो तो गुणा 60 का करोगे, मिनट हो गए। आप सेकंड में करोगे तो कितना हो जाए, फिर गुणा 60 का करोगे, ये सेकंड हो गए। अब क्या कह रहा है कि जो कहता जाए ना, जो कहता जाए वैसा करता जाओ। क्या कह रहा है, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। कितने दिन मतलब डी डेज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब करना क्या है, मिनटों की संख्या बतानी है, तो मिनट मतलब 100 का मिनट मतलब 60 का गुणा कर दीजिए। समझ गए बात को, आप कुछ नहीं करना, गुणा भाग करना है। देखना कितनी आसानी से कट जाएगा, 60 से 60। अब 6 चौको 24 और 4 15 चौको 60, मतलब डे कितना आ जाएगा हमारा, 15 दिन।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, बहुत सही। और क्या कह रहा है 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। बच्चों वाले सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। पता क्या करना है, एक में आपको 12 से भाग करना है और एक संख्या में 11 से भाग करना है और आपको बताना है कि उन जो भी शेषफल है ना उसका अंतर क्या है। देखना कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3488 लिखना है, ठीक है। 3488 को जब 12 से भाग करोगे तो क्या बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, 10 हुआ, मतलब 10 और यहाँ कितना 8, कितना हुआ जाएगा टोटल 108 हुआ, 108 हुआ मतलब 12 निम्मा 108। अब 8 जाएगा नहीं तो 0 ले लो, 8 जाएगा नहीं तो शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो 2478 को 11 से भाग करना है बस। अब ऑप्शन देखना 8 से अगर ज़्यादा दे रखे होते ना तो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाते, क्योंकि मुझे कुछ घटाना भी है, ठीक है। यहाँ नहीं दे रखा वो बात अलग है, देखना, पर दिमाग आपका चलता रहना चाहिए। 2478 का मतलब 11 से भाग करोगे तो 11 दूनी 22, 2 हुआ 27 हुआ, 11 दूनी 22, 5 बचा 58 हुआ, 11 बचे 55, 3 बचा तो शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 8 में से 3 गया तो कितना हो गया, 8 में से 3 गएगा तो 5 बचेगा, समझ गए, और सब खेल गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि 8 ही दे रखा था तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, बहुत सही, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। दोस्तों जब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हुआ है ना तब से आयत और वर्ग पर ही पूछ रहा है और मैंने हर बार रिवीजन कराया है। चलिए दोस्तों इस बार भी रिवीजन कराता हूं। आप मुझे बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, चारों साइडों का योग, मतलब आयत में लंबाई और चौड़ाई की लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि वर्ग का परिमाप बताइए, वर्ग का परिमाप जो कि परिमाप किसी का भी हो वो चारों साइडों का योग होता है, वर्ग में चारों साइडें बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर, समझ गए बात को। तो चलिए दोस्तों आपका रिवीजन हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में कितनी दम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा लिखते जाइए। वर्ग का परिमाप दे रखा 20 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप होता कितना है 4a, कितना दे रखा है इसके बराबर 20, यहाँ से मुझे साइड मिल जाएगी, a बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, साइड हो गई, ठीक है। अब देखना एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आप मुझे बताओ वर्ग की चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम होती हैं, इसका मतलब वर्ग की जो भी लंबाई होगी वो भी चौड़ाई होगी, वो दोनों सेम होगी, तो समझना। और देख कितनी रही वर्ग की साइड 5, यही लंबाई है और यही चौड़ाई है। और आपसे क्या कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब देखना आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी b बराबर 5, क्योंकि वर्ग की चौड़ाई और लंबाई दोनों एक ही होती है, समझ गए बात को। अब देखना और क्या कह रहा है कि और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की कितनी है दुगनी हो जाएगी, दुगनी मतलब लंबाई 5 है, इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 10, समझ गए बात को। अब आपको क्या करना है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और 5 गुणे 10 करोगे ना तो कितना आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए सी डी कुछ नहीं आने वाला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 गुणे 10 कितना होता है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन और बक्सा बी के आयतन का कितने गुना है।
आयताकार दे रखा है। अब देखना आयतन पूछना, किसी का आयतन निकालना तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब मुझे बताओ बक्सा की जो ए बक्सा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 20 गुणे 18 गुणे 15। बक्सा बी का वॉल्यूम क्या होगा, 18 गुणे 12 गुणे 5। अब आपसे पूछ रहा है कि बक्सा ए का जो भी आयतन आएगा वो बक्सा बी के आयतन का कितने गुना होगा। दोस्तों इसमें पता आप लोग क्या गलती करते हो, आप क्या करते हो कि 20 गुणे 18 गुणे 15 निकाल लोगे, और जो नीचे दिया रखा क्या 18 गुणे 12 गुणे 5 ये भी निकाल लोगे। जो निकालने के बाद में अब आप देखोगे कि कितना गुना है, समझे। पूरा सॉल्व नहीं करना हमें दोस्तों, डायरेक्ट ही दिख रहा है पता कितना। आपको क्या करना है अभी देखना, आपको सिर्फ ये करना है कि वॉल्यूम ए, जो ए बक्सा का वॉल्यूम क्या होगा 20 गुणे 18 गुणे 15, ठीक है। और वॉल्यूम बी का रेशियो ये तो देखना कितना गुना है, हम देख लेंगे कितने गुना हो जाए। देखना वॉल्यूम बी का रेशियो कितना हो जाए 18 गुणे 12 गुणे 5। पूरा नहीं निकालना है, इतना पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना नहीं, ये नहीं देखना है कि कितना गुना है। आप पता डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ से देखना साफ साफ दिख रहा है, 18 से 18 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, मतलब कितना आया 5 और 1। अब आपसे क्या कह रहा है, बक्सा ए का आयतन कितना है 5 है, और बक्से बी के आयतन का कितना गुना है, मतलब एक बक्सा बी का आयतन कितना हुआ 1। अब कितना गुना है, मतलब 5 करोगे तभी तो 5 मिलेगा, इसका मतलब कितना है 5 गुना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा सॉल्व नहीं करना दोस्तों, जितना कहा जाए बस उतना ही सॉल्व करना दोस्तों। उतना ही सॉल्व करोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे दोस्तों, और बहुत ही आसान से तरीके से हो जाएगा, मात्र कुछ ही सेकंड लगेंगे दोस्तों। इस तरीके क्वेश्चन को ना आप जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना तब आपको समझ आता है दोस्तों। आपका पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। क्या मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना, टोटल वॉल्यूम तो निकालना नहीं, आपको सिर्फ यही देखना है कि कितने गुना है, तो कितने गुना है इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई रेशियो, ये रेशियो, दोनों रेशियो को जब हम काटेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बी का आयतन जो है ए के आयतन का 5 गुना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों, बहुत बार कर चुके हैं ऐसे सवाल। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कितना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप क्या कह रहा है जो बराबर है, किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन दोनों सेंटीमीटर या मीटर में होनी चाहिए। यहाँ देखो सेंटीमीटर दे रखा है, इसको 0.1 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो गुणा 100 का करना पड़ेगा। जब गुणा 100 का करोगे तो पॉइंट से हटाओगे 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 10। अब मुझे तो 10 लंबाई है और 10 चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 10 गुणे 10 मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होगा, चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखना स्टेटमेंट बी की ओर क्या कह रहा है कि 1 मीटर जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखना ध्यान से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और जोड़ दो कितना हो जाए 100 + 5 कितना हुआ 105 सेंटीमीटर। अब देखो 1.5 मीटर का मतलब समझे, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100 का करना पड़ेगा, 1 दशमलव से ये खत्म हो गया। अब क्या होगा 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा 150। आप मुझे बताओ क्या 105 बराबर 150 है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन भी ऐसा है कि हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। हमें दोस्तों आगे जानने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि जो भी 2 ऑप्शन बचे हैं ना वो 100% सही होंगे, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन गलत कर दिया दोस्तों। अगर ना गलत होता तो मैं आगे चेक करता, मैं क्यों चेक करूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया, बहुत सही, और क्या कह रहा है तथा 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये सब करते आए होंगे नॉर्मली, प्रैक्टिकल व्यवहार में भी ऐसा होता है। आप देखना
आपको क्या बताना है कि 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है। 1.5 दर्जन मतलब समझे, 1 दर्जन में 12, 1.5 दर्जन में 18 संतरे, 18 संतरे ये हो गए। एक संतरे का मूल्य कितना है, 5.5 रुपये। तो टोटल संतरे का मूल्य आ जाएगा 18/5 की शून्य हासिल लगी 9, 18/5 और 9 99 रुपये। टोटल आ गया 5.50 खत्म हो जाएगा, समझ गए, 0.0 आएगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 आया कोई मतलब ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। समझ गए बात को, आप देखना ध्यान से। और आगे कह रहा है 1 और 3/4, 1 और 3/4 मतलब समझे, 1 और 3/4, 3/4 मतलब 4 एकम 4 और 3 7/4 kg सेब हैं, ठीक है। 7/4 kg सेब हैं और 1 kg का मूल्य कितना है, 80 रुपये। तो 7/4 kg का मूल्य समझ में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 80 20 हुआ, तो 7 गुणे 20 कितना हुआ, 7 दूनी 14, 140। ये समझ गए। आप मुझे बताओ, ऑप्शन में देखना ध्यान से, 140 में जब 100 जोड़ लो सीधे, बाद में 1 घटा देना। 140 100 कितना हुआ, 240, जो कि 1 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था, इसमें 1 घटाओगे तो 240 में 1 घटाओगे कितना हो जाए, 239। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे जोड़ा करो, जब भी 100 के करीब हो ना तो आप 100 मान लो, डायरेक्ट 100 किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर हो उसमें 100 जोड़ोगे ना तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने 140 + 100 240, 240। अब देखना 100 से मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया, 1 एक्स्ट्रा लिया, 1 एक्स्ट्रा लिया तो 1 घटा दिया। 240 में जब 1 घटेगा तो ऑप्शन सी यानी मतलब 239 इज द राइट आंसर दोस्तों, ना कि ऑप्शन ए, बी और डी। सब खेल गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 301 को 43 से भाग करने पर भागफल है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको 43 से भाग देना है और बताना है कि कितना भागफल आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं। क्या कह रहा है कि 301 0301 को 43 से जब भाग दोगे तो कै बार जाएगा, पहले देखो कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा ये कैसे पता चलेगा, ये आप ऑप्शन में देखो कितने 7 7 सब में 7 7 दे रखे। इसका मतलब है 43 को जब 7 बार पढ़ोगे ना तो 7 बार जाएगा, ठीक है। देखो 43 × 7 कितना होता है, 7 × 21 की 1, 7 × 28 2 30 मतलब 301। मतलब पहला संख्या कितनी जाएगा, 43 7 301, ठीक है। अब देखो 0 हुआ, 0 बचा, 0 हुआ, 0 कटेगा नहीं 43 से, तो मुझे एक 0 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा तो 3 हुआ। अब देखो क्या 0 कटेगा, बिल्कुल 0 3 43 से कटेगा नहीं, कटेगा तो मुझे एक 0 और लेना पड़ेगा। अब 30 हुआ, 0 30 हुआ, क्या कटेगा 43 से, नहीं कटेगा। अब मुझे एक और लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक 0 और लेना पड़ेगा, समझ गए। अब हुआ कितना 0 301, 0 301 43 से क्या बार जाएगा, मतलब 7 बार जाएगा। तो कितना आएगा, इतना आएगा 70,007। समझ गए बात को। तो ऑप्शन कौन सा है, 70,007। ऑप्शन बी के अलावा कुछ सही नहीं हो सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपका 13वां बहुत ही आसान था दोस्तों और बहुत ही अच्छे से समझ में आया। कुछ नहीं करना है, आपको भाग करना है और देखना है कि भागफल हमारा कितना आ रहा है दोस्तों। और भागफल, और ये भी आपको पता ऑप्शन से पता चलेगा कितनी बार जा रहा है दोस्तों। ये मैंने 7 बार तुरंत गैस कैसे कर लिया, क्योंकि ऑप्शन में ना सारे 7 ही दिए हैं दोस्तों। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, ये सारी हिंटें आपको बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों। ऑप्शन पे नज़र रखना ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या खास है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है। दोस्तों जब भी गुणनखंड निकालने हो ना, मैंने आपको बताया जो भी नंबर दिया गया है उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम देखना क्या होगा, 42 का एलसीएम निकालोगे तो 42 का एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। जो भी एलसीएम आए उसका गुणा कर देना। क्या 2 × 3 × 7। और आपको देखना ये है कि उसकी पावर कितनी है। 2 की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। अब आपको जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो ना, तो जो भी पावर दी गई ना उससे 1 ज़्यादा लिखिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसकी 1 ज़्यादा क्या हो जाएगी, 2। समझ गए, 1 पावर है तो यहाँ 1 ज़्यादा हो जाएगी। 1 1 कितना होता है, 2। यहाँ ये भी 1 है, यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा, 2। लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपका मल्टीप्लाई करना है और आपको पता चल जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों। 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल ना बहुत ही अच्छे से समझ में आया और ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। ये सवाल आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सवाल गुणनखंडों पर और एक आता है इसका योग क्या होगा।
गुणनखंडों का योग। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आने की उम्मीद है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट होगा दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा कराए हुए सलूशन अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। ठीक है, इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है। ठीक है, अब बताया ये पूछा ये जा रहा है कि भरा गया शेष कितना मिश्रण बचा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि एक संतरे का जूस दे रखा है और दूसरा गाजर का जूस दे रखा है। उसके बाद आपको दोनों को मिक्स करना है और आपको करना क्या है, एक और पैरामीटर दे रखा है क्या कि जो 15 बोतलें हैं उसमें से 1.5 लीटर प्रत्येक बोतल में आता है। ठीक है, तो टोटल जितना आएगा अब आपको बताना क्या है कि मुझे शेष कितना बचा। ये देखना क्वेश्चन ओरली हो जाएगा दोस्तों। कैसे, 14 लीटर और 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, तो 14 और 18 लीटर कितने हुए, 32 लीटर तो यही हो गए। अब 280 मिलीलीटर और 830 मिलीलीटर कितना हुआ, 280 और 830 कितना हुआ, 1110 मिलीलीटर। यहाँ कितना हुआ, 14 18 कितना हुआ, 32। क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो यहाँ से मैं 1110 में 1000 खींच लूँगा तो 32 की जगह कितना हो जाएगा, 33 लीटर और कितना हुआ, 110 मिलीलीटर। ये टोटल हुआ मिश्रण। ठीक है, इतना आता है दोनों लीटर का जूस। ठीक है, इतना टोटल जूस है। आप क्या करना है कि 15 बोतलों में, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, तो 15 गुणे 1.5 कितना हुआ, 15 पना 75, 15 एकम 15 और 7 22, मतलब 22.5 लीटर। 22.5 लीटर का मतलब समझे, 22.5 लीटर का मतलब क्या होगा, 22 लीटर और 500 मिलीलीटर। समझ गए, 22 लीटर 500 मिलीलीटर को क्या कह सकते हैं, 22.5 लीटर कह सकते हैं। इतना भर जाता है। अब पूछ ये रहा कि कितना शेष बचाएगा। अब देखो 33 लीटर 110 मिलीलीटर टोटल है जूस। अब बताओ इसमें 22 लीटर 500 मिलीलीटर चला जाता है। आप इसमें देखो घटा दो सीधे। अब देखना 33 लीटर और 110 मिलीलीटर में 22 लीटर 500 मिलीलीटर घटाओगे तो कितना आएगा, 110 मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर जाएगा नहीं, तो यहाँ से मुझे कॉमन करना पड़ेगा। तो इसको ना 33 लीटर और 110 मिलीलीटर को हम ये कह सकते हैं, इसको आगे ना ऐसे लिख दो, 32 लीटर 110 मिलीलीटर जैसा लिखा था वैसे लिखा रहने दो। अब इसमें से मुझे क्या घटाना, 22 लीटर 500 मिलीलीटर घटाना है। तो 22 लीटर और 500 मिलीलीटर घटाओगे तो 1110 में जब 500 जाएंगे तो कितना बचेगा, 610 मिलीलीटर। 610 मिलीलीटर ऑप्शन में देखो कहाँ दे रखा, 105 मिलीलीटर है नहीं, 605 है नहीं, 610 मिलीलीटर और 610 मिलीलीटर। ठीक है, अब 32 में से जब 22 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 देखो कहाँ रखा, ऑप्शन डी के अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जाना होगा कैसे ओरली मार्क किया जा सकता है। दोस्तों छोटी छोटी कैलकुलेशन ना माइंड में किया करो ताकि समय बचा जा सके। दोस्तों आप लिखोगे ना तो कुछ समय जरूर जाएगा, माइंड में अगर कैलकुलेट करोगे ना तो वो समय बचाया जा सकता है दोस्तों। तो ये समय जो बचेगा वो आगे काम आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आपके और दोस्तों का भी भला हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।